Did vodka cause the Russian Revolution? किसी ने सही ही कहा है. Vodka is like water, but with consequences. यानी है तो ये पानी की तरह, लेकिन वोडका पीने का परिणाम क्या हो सकता है, ये शायद ही कोई अंदाजा लगा सके. इस कहावत की सच्चाई को साबित करने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रशिया. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना. रशिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास वोडका से ऐसे जुड़ा है कि कई लोग तो वोडका को रशियन गॉड भी कहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वाटर ऑफ लाइफ कहे जाने वाली इस ड्रिंक ने रशियन रेवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाई और रशियन पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल रहा है. चलिए शुरुआत करते हैं. 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में रशिया कई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था. जार निकोलस II का शासन था. फूड शॉर्टेजेस और मिलिट्री फेलियर्स के कारण कई हड़ताल और दंगे हुए, जिनको जार ने ब्रूटली सप्रेस किया. 1914 में रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल तो हो गया था, लेकिन उसके पास इतनी बड़े जंग को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, यहां तक कि एक मजबूत सेना भी नहीं थी. रशियन सोल्जर्स हथियार, यूनिफॉर्म्स और खाने की शॉर्टेजेस से परेशान होकर जार के शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे. लेकिन जार ने कोई भी रिफॉर्म्स लाने से इनकार कर दिया. 23 फरवरी 1917 को जब मजदूर महिलाएं सड़क पर उतर आईं, तो मेल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, यहां तक कि फौजी भी उनके साथ शामिल हो गए. आंदोलनकारियों ने सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशंस पर हमला बोल दिया. निकोलस II को आखिरकार अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा. लेकिन इससे वोडका का क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं. प्रोहिबिशन, द अल्कोहलिक एम्पायर, वोडका एंड पॉलिटिक्स इन द लेट इंपीरियल रशिया किताब के अंत में लेखिका पैट्रिशिया हेली एक फौजी को कोट करती हैं, जिसने कहा था कि फरवरी 1917 के रूसी इंकलाब के पीछे 1914 का लिकर बैन एक प्रमुख कारण था. 1914 में जार निकोलस II द्वारा लगाया गया प्रोहिबिशन रशिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट था, जिसके कॉन्सिक्वेंस को काफी लंबे समय तक अनदेखा किया गया. वोडका की सेल को बैन करने के पीछे मकसद ये था कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव की जा सके, ताकि रूसी फौज सोबर और मजबूत हो सके. रशिया का अल्कोहल प्रॉब्लम उसकी सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था. 1904 से 1905 तक चलने वाली रूसो जापानीज वॉर में रशिया की हार का मेजर रीजन था रशियन सोल्जर्स का अल्कोहलिज्म. हेवी ड्रिंकिंग की वजह से सोल्जर्स फिजिकली और मेंटली अफेक्टेड थे. मिलिट्री एक्सपर्ट्स को समझ में आ गया कि रशिया को जापान ने नहीं बल्कि वोडका ने हराया था. इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब निकोलस II ने अल्कोहल पे पाबंदी लगा दी, ताकि फौज तेजी से मोबिलाइज हो सके. इसका पॉजिटिव आउटकम ईस्ट प्रशिया और गलीशिया में दिखा, जहां रशिया ने आसानी से जंग जीत ली. ब्रिटिश पॉलिटिशियन डेविड लॉयड जॉर्ज ने प्रोहिबिशन को द सिंगल ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ नेशनल हेरोइज्म बताया था. लेकिन जल्दी ही वोडका की डिमांड में राइट्स शुरू हो गए. शराब की दुकानों को लूटने आई जनता और पुलिस के बीच क्लैशेस कॉमन हो गए. कई जगहों पर तो पुलिस ओपन फायरिंग भी कर रही थी. प्रोहिबिशन ने जारिस्ट गवर्नमेंट को बहुत कमजोर भी कर दिया था, क्योंकि वो 30% रेवेन्यू खो चुकी थी. 1914 में वर्ल्ड वॉर I शुरू ही हुआ था, और इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस एक लंबी चलने वाली जंग के लिए जैसे खतरे की घंटी थी. फाइनेंस मिनिस्टर बाक ये दावा करते रहे कि प्रोहिबिशन के बाद रशिया की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी. बजट को पूरा करने के लिए नए नोट्स प्रिंट किए गए, जिसके चलते हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या खड़ी हो गई. डिस्टिलरीज बंद होने के कारण कई लोग बेरोजगार भी हो गए थे, और उनको कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में स्टेट के एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ गए. इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हो गई, फूड ग्रेन क्राइसिस. प्रोहिबिशन की वजह से किसान अपने अनाज वोडका मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बेच पा रहे थे, और इसके चलते सरप्लस ग्रेन की क्वांटिटी बढ़ती चली गई. क्योंकि अल्कोहल की डिमांड बहुत हाई थी, तो किसान इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अपने अनाज से मूनशाइन यानी लोकल इंग्रेडिएंट से बना बेवरेज प्रोड्यूस करने लग गए. धीरे धीरे ब्रेड और दूसरे जरूरी खानों के लिए अनाज कम पड़ने लगा, और शहर में फूड सप्लाई की सीवियर शॉर्टेज हो गई. सिर्फ यही नहीं, प्रोहिबिशन ने रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अफेक्ट किया.
एक तो रशिया का रेलवे सिस्टम पहले से ही कमजोर था और ऊपर से प्रोहिबिशन के बाद अनसोल्ड वोडका के मैसिव कंटेनर्स रेल रोड जैम करके रखे हुए थे। इसकी वजह से अनाज शहरों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे फूड शॉर्टेज और भी सिवियर होता चला गया। निकोलस II के खिलाफ जनता और भी ज्यादा भड़क गई। चलिए अब जानते हैं कि रशियन पॉलिटिक्स में वोडका का इतना इंपॉर्टेंस क्यों रहा है। ओरिजिन ऑफ वोडका एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन रशिया। वोडका नाम रूसी शब्द वोडा से आता है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि दिखने में यह क्लियर डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक पानी जैसा ही है। ट्रेडिशनली फर्मेंटेड आलू या अनाज के लिक्विड को डिस्टिल करके इसे बनाया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि वोडका का जन्म 8th या 9th सेंचुरी के आसपास पोलैंड या रशिया में हुआ था। वोडका के ओरिजिन की एक कहानी काफी चर्चित है, हालांकि इसकी सच्चाई हमेशा डिस्प्यूटेड रही। कहा जाता है कि लेट 15th सेंचुरी के करीब क्रेमलिन शहर के शूडोव मॉनेस्ट्री के मंक्स ने पहली बार वोडका टेस्ट किया था। लेकिन इस मशहूर कहानी के पीछे छुपे पॉलिटिक्स को लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रूसी लेखक विक्टर एरोफेयेव जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि शूडोव मॉनेस्ट्री में वोडका की डिस्कवरी की कहानी केवल सिंबॉलिक है। मंक्स की भागीदारी और रशिया के सेंटर ऑफ पावर क्रेमलिन से इसके संबंध के चलते वोडका को रूसी समाज में एक धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। असल में यह सिर्फ एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि रशिया में एक ऑटोक्रेसी बनी रहे। आइए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक शासक ने वोडका को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वोडका बिकेम द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। 6th सेंचुरी से रशिया के लोकल टैवर्न यानी मधुशालाओं में वोडका बनने और बिकने लगी। जैसे जैसे मेल पॉपुलेशन वोडका के नशे में धुत होती गई, वैसे वैसे वो कर्जे में भी डूबती चली गई। इसका सीधा असर एग्रीकल्चर पर पड़ा, क्योंकि कर्जे में डूबे किसानों के लिए खेती करना भी मुश्किल हो गया। 1533 से 1584 तक राज करने वाला मॉस्को का ग्रैंड प्रिंस और रशिया का प्रसिद्ध जार आइवन द टेरेबल को लगा कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। उसने शाही भंडार को भरने के लिए वोडका के ऊपर हाई टैक्सेस लगाकर सारे रशिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैवर्न्स का एक नेटवर्क बना दिया। जल्दी ही वोडका रशिया का नेशनल ड्रिंक बन गया और खास अवसरों पर, चाहे वो राजनीतिक हों, धार्मिक या सांस्कृतिक हों, रशियन रॉयल कोर्ट में सर्व की जाने लगी। लेट 17th सेंचुरी से यह देखा गया कि रशिया के शासक अपनी प्रजा के नशे का भरपूर फायदा उठा रहे थे। पीटर द फर्स्ट, जिसे पीटर द ग्रेट भी कहा जाता है, 1682 से रूस का जार और 1721 से रशियन साम्राज्य का पहला सम्राट बना। उसने कर्ज में डूबे शराबी कारीगरों को जेल से बाहर रखने के बदले उनसे 25 साल फौज में काम कराया। 1860s में एक गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा स्टेट मैन्युफैक्चर्ड वोडका के कंजम्पशन को प्रमोट किया गया। 1863 में वोडका के ऊपर सरकारी मोनोपोली को हटा दिया गया, जिसके चलते उसके प्राइसेस गिर गए और लो इनकम वालों के लिए भी वोडका पीना आसान हो गया। आइवन के समय से वोडका पर लगाया गया टैक्स ज़ारिस्ट रशिया के फाइनेंसेस का एक अहम हिस्सा बन गया। वोडका और रेवेन्यू अर्निंग्स एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि अल्कोहल कंजम्पशन को सिर्फ टॉलरेट ही नहीं बल्कि इनकरेज भी किया जाता था। चलिए अब ये देखते हैं कि किस तरह वोडका रशियन पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा बन गया। हाउ वोडका बिकेम अ सेंट्रल प्लेयर इन रशियन पॉलिटिक्स। वोडका ने न केवल सरकारी संदूकों की भरपाई की है, बल्कि सत्ता को संभालने का काम भी किया है। जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने धर्म को ओपियम ऑफ द मासेस कहा था। रशिया के कॉन्टेस्ट में वोडका को भी यही कहा जा सकता है। वोडका कंजम्पशन सिर्फ एक रेवेन्यू अर्निंग ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सप्रेशन का भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा है। अपनी किताब वोडका पॉलिटिक्स, अल्कोहल, ऑटोक्रेसी एंड द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द रशियन स्टेट में मार्क लॉरेंस शार्ड वोडका पॉलिटिक्स फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि रशियन कल्चर में वोडका को इसीलिए नॉर्मलाइज किया गया है ताकि ऑटोक्रेसी को भी नॉर्मलाइज किया जा सके। आइवन से लेकर जोसेफ स्टालिन तक कई रशियन रूलर्स अक्सर अपने शासनकाल में शराब पीने के कल्चर को बढ़ावा देते रहे ताकि वो अपने ऑपोजिशन को कमजोर रख सकें। जार्स ने राजनीतिक मतभेद को दबाने और अपने शासन को कायम रखने के लिए वोडका का भरपूर इस्तेमाल किया। रशिया की रॉयल फैमिली ने वोडका बेचने के रीजनल राइट्स को हाईएस्ट बिडर को नीलाम कर दिया था। इससे पूरे देश में वोडका पर आधारित जागीरदारों का राज चालू हो गया।
वोडका से मिल रहे प्रॉफिट और रिश्वत के भरोसे लोकल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती रही। यह सिस्टम और भी तगड़ा हो गया जब 1894 में निकोलस II रशिया का जार बना। उसने 100 से ज्यादा डिस्टिलरीज बनवाए और जल्द ही अल्कोहल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर I के शुरुआत में जब निकोलस II ने प्रोहिबिशन का कानून लगाया तो इसका अंजाम था फरवरी 1917 का इंकलाब। रेवोल्यूशन के बाद भी वोडका रशियन पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल प्लेयर बनकर रही है। कंक्लूजन, आज भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक नेशन वाइड वोडका एडिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक एवरेज रशियन एक साल में लगभग 15 लीटर अल्कोहल कंज्यूम करता है। इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि सरकार के मेडिकल कॉस्ट्स बढ़ते जाते हैं और जनरल पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। शायद वोडका से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ तभी डील किया जा सकता है जब रशिया के रूलर्स ये सच मानकर चलेंगे कि वोडका रशिया को कंट्रोल करता आया है, रशिया वोडका को नहीं।